हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर करें। मृत्युंजय सुधांशु की बात पर आंखें रोल करते बोले, जब मैं नाराज़ होता हूँ ना तो सिर्फ तुम्हारी बहन जानती है मुझे मनाना और कोई नहीं, इसलिए सपने देखना छोड़ दो। एकांश उन दोनों के बहस को सुनते हुए आंखें रोल करते बोले, यू टू कैन कीप क्यूट, इट्स सो नोजी हियर। एकांश की बात पर मृत्युंजय उसके गाल पर काटते हुए बोले, तुम्हारा नाम एकांश नहीं एकांत रहना चाहिए था। तुम्हें हर चीज़ नोजी लगती है। मृत्युंजय के काटने पर एकांश उसके मुंह को दूर करते बोला, डैड डोंट बाइट मी, इट्स हर्टिंग। जिससे सुन मृत्युंजय वहां से जाते हुए सुधांशु, ख्याल रखो मेरे भांजी का, मुझे मेरे घर की सारी लक्ष्मियां बहुत प्यारी है। इतना कहते हुए मृत्युंजय वहां से चला गया। जिसे जाता हुआ देख सुधांशु खुद से बोला, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो आप, चाहे जितना भी सुलझने की कोशिश करो पजल की तरह कुछ न कुछ बिगड़ जाता है। ये कहते हुए सुधांशु एक गहरी सांस भरकर कमरे में चला आया। जहाँ बालकनी और खिड़की के दरवाजे खुले थे और साध्वी महक के गोद में बैठी हुई थी, जिसे देखते हुए सुधांशु अंदर जाकर साध्वी से बोला, अब आप ठीक हो? साध्वी सुधांशु के बात सुन अपना सर हिलाते हुए, हाँ तो मैं, आप कहीं नहीं जा सकते, आपने सुना ना डॉक्टर ने क्या कहा, आपको आराम करना है। सुधांशु ने सीधा मना करते हुए कहा। जिसे सुन साध्वी मुँह बनाते हुए महक के सीने पर सिर रखकर बोली, बुआ मैं डैडा चेंज कर लूँ? साध्वी के बाद पर सुधांशु की आंखें छोटी अगर महक साध्वी को झुलाते उसके, लेकिन ऐसा क्यों हमारी परी, मेरा भाई तो बहुत अच्छा है। हाँ अच्छे लड़के हैं, पर मुझे गार्डन लेकर नहीं जाते। मम्मा और दादी के साथ जाती हूँ, मेरे फ्रेंड्स पापा के साथ आते हैं और मेरे पापा के पास टाइम नहीं होता, इसलिए मैं पापा चेंज करना चाहती हूँ, साध्वी ने शिकायत करते। साध्वी की बात सुनते हुए सुधांशु को अपने सीने में एक अलग सा दर्द हो रहा था। हाँ वो इन 3 सालों में भूल गया था कि प्यार क्या होता है। उसे सिर्फ पैसे कमाने थे और सुधांशु नहीं था जो खुद सारे काम किया करता था। अब वो अवस्थी बिजनेस के मेन कमांडर था, जिसे अकेले सब कुछ संभालना था, इसलिए उसके पास समय बिल्कुल नहीं होता था। उसे तो खुद पता नहीं चलता था कि उसकी रात कहाँ गुजरने वाली और सुबह कहाँ होगी। उसका शेड्यूल इतना ज़्यादा टाइट होता कि कभी कभी वो खाना भी भूल जाता था, लेकिन नीरू और ध्रुवी को कॉल करके उनके साध्वी की जानकारी लेता रहता था। हफ्ते के 4 दिन जहां उसके घर में गुजरते, वहीं 3 दिन वह किसी होटल में होता दूसरे शहर में। जिन सब चीज़ों को याद करते हुए सुधांशु को महसूस हुआ कि साध्वी को सच में एक फादर का प्यार नहीं दे पाया। जिस पर सुधांशु साध्वी के पास आकर उसके हाथ को पकड़ते हुए, आपके पापा चेंज करने की जरूरत नहीं है, अब आपके पापा चेंज हो जाएंगे। मैं आपको जहाँ जाओगे वहाँ लेकर चलूँगा, जो कहोगे वो करूँगा। हम हफ्ते में हर संडे एमजीएम पार्क चलेंगे। ओके। सुधांशु की बात सुन साध्वी उसे अपनी भूरी आंखों से देखते हुए, प्रॉमिस? सुधांशु साध्वी की बात पर अपना सिर हिलाते हुए, पक्का प्रॉमिस, आज से आपके पापा हर संडे आपका और आपकी फैमिली का, ठीक है? साध्वी सुधांशु की बात सुन उसे कसकर गले लगाते हुए, आई मिस यू पापा। महक उन दोनों को देख पा रही थी। अब जाकर उसे रियलाइज हुआ कि मृत्युंजय क्यों ऑफिस से ज़्यादा घर में समय बिताता था। हाँ वो ऑफिस लेट से जाता और जल्दी वापस आता और शाम के वक्त घर के बच्चों को लेकर गार्डन जाता, उन्हें उनकी पसंद की चीज़ें दिलाता, उनकी हर बात को बड़े ध्यान से सुनता और समझता। शायद इसलिए बच्चे उसके इतने करीब थे। जिसे समझते हुए महक खुद के सिर पर चपत मारते हुए बोली, मैं सच में भोंदू हूँ। ये कहते हुए महक मुंह बनाकर सब लोगों की तरफ देखते हुए, लगता है संगीत खत्म हो गई है, चलिए सभी डिनर के लिए चलते हैं, कल शादी है। महक की बात पर सुधांशु साध्वी को अपनी गोद में उठाकर उन लोगों की तरफ देखते हुए बोला, मैं साध्वी को लेकर जा रहा हूँ, आप लोग आ जाओ। इतना कहकर सुधांशु साध्वी को लेकर अपने साथ कमरे से बाहर चला गया। जिसे जाता हुआ देखते हुए महक ध्रुवी की तरफ देखकर बोले, अच्छा अब मुझे समझ आया, तुम इसलिए सुधांशु से नाराज थे क्योंकि वो समय नहीं दे पा रहा था। ध्रुवी महक की बात पर अपना सर नहीं में हिलाते बोले, बात मेरी नहीं थी, साध्वी और माँ की थी। हर पल कहीं जाती तो उसे सिद्ध की याद आती थी, लेकिन वह किसी मीटिंग में होता था, इसलिए मैं भी नाराज हो गई थी। जिसे सुनकर वैशाली उसे चिल करते बोले, हमारा पति तो दिन भर घर में घुसा रहता है और जब घर से निकलता है तो रात से पहले नहीं आता है, इसलिए हम कहते हैं कि तुम घर में ही रहो भाई। ध्रुवी वैशाली की बात सुनकर बोले, हाँ क्योंकि सारा काम उनके कलीग्स कर लेते हैं और जब कोई केस उन लोगों से हैंडल नहीं होता तब अमृत भैया को याद किया जाता है। ध्रुवी के जवाब पर वैशाली अपना सिर हिलाते हुए बोली, बट हम खुश हैं, काहे कि हम उसका दिमाग खराब कर पाते हैं। जिसे सुनकर सभी मुस्कुरा दिए और वहाँ से निकलकर सीधा बाहर की तरफ चले। संगीत लगभग खत्म हो चुकी थी क्योंकि सबको पता चल गया था कि साध्वी की तबीयत खराब हो गई है, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। सभी डिनर करके अपने अपने कमरे में चले गए। जब महक अपने कमरे में पहुंचे तब पाया अव्यक्त एकांश को
मृत्युंजय सुला रहा था। जहां एकांश ने मृत्युंजय के टी शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठियों में भर रखा था, वहीं अभ्यर्थ आंखें झपकते हुए सोने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखते हुए महक दरवाजा अंदर से बंद कर बिस्तर पर चली और अभ्यर्थ को अपनी तरफ उसे गले लगाकर उसके पेट को थपथपाने लगी। उसे ऐसा करने पर अभ्यर्थ 2 मिनट में ही नींद के आ गई, क्योंकि ऑलरेडी नींद में था। जिसके सो जाने के बाद महक ने मृत्युंजय की तरफ देखा, जो कि उसे इग्नोर कर रहा था, जिसे देख महक आंखें चढ़ाते हुए बोली, मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो आप? मृत्युंजय महक के बाद अपने होठों पर उंगली रखते उसे चुप रहने को कहा। अभ्यक्त और एकांश की तरफ इशारा कर दिया। ये देखकर महक चुप रह गई, जिस पर मृत्युंजय लाइट ऑफ करते हुए एकांश को गले लगाकर सो गया। ये देखकर महक मुंह बनाते हुए बोली, ये बिल्कुल सही है। साले के साथ तो अब सब सॉर्ट आउट हो गया, लेकिन जिसने सब शुरू किया उससे कुछ न कहते हुए मुझ पर सारा गुस्सा उतार रहे हैं। ये कहते हुए महक भी चुपचाप एकांश के गले लगाकर सो गए। इधर रिवान गार्डन में भटक रहा था, जब उसकी नज़र नैन्सी पर चली गई, जिसे एक नज़र देख मुंह बनाते हुए रिवान इधर उधर देखने लगा। जब उसका फ़ोन बजा, फ़ोन के रिंगटोन पर रिवान ने फ़ोन निकाल कर देखा तो उसे चार्ली कॉल कर रहा था, जिसे देखो कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। जिसके जवाब में चार्ली जल्दी से बोला, हम सभी लोग होटल के रेस्टोरेंट में हैं, जल्दी से आ जा। रिवान चार्ली की बात सुनकर बोला, लेकिन तुम लोग वहाँ क्या कर रहे हो? मेरे बॉस तो सो गए हैं। रिवान की बात पर चार्ली अपने दांत पीसते हुए, तुझे रम के मज़े लेने हैं कि नहीं? मुझे नहीं लेने, मैं कोका कोला पसंद करता हूँ, मुझे चढ़ जाती है, फिर पता नहीं क्या होता है, इसलिए रख रहा हूँ। रिवान ने इतना कहकर कॉल कट कर दिया। उसके सामने खड़ी नैन्सी ने जब उसकी आवाज़ सुन रही थी, तब उसे एक नज़र देखने के बाद फिर से अपना काम करने लगी। जिसे एक नज़र देखने के बाद रिवान रेस्टोरेंट की तरफ चला गया। वहीं शोभित और अदिति के कमरे में शोभित अद्विक के सर को सहला रहा था, जो कि उसे गले लगाकर सो रहा, और अद्विक मुंह बनाकर बैठे उन दोनों को देख रही थी। अद्विक काफ़ी गहरी नींद में सोया हुआ था, जिसे देखते हुए शोभित ने अदिति की तरफ देखा, जो कि उसे ही घूर रही थी, जिस पर शोभित आंखें चढ़ाते हुए बोला, क्या हुआ? शोभित की बात पर अदिति अपनी साइड से उठकर अद्विक को हल्का सा खींचकर अपनी मुट्ठी बंद कर ली और अपने दांत तकिए पर गड़ा दिए, जिसे देखते हुए शोभित अदिति की मुट्ठी को खोलते हुए उसके हाथ को पकड़ उसके पेट पर रखते हुए, कुछ फील हुआ? ये कहते हुए उसने फ्रस्ट किया, जिस पर अदिति का पूरा चेहरा और ज़्यादा लाल हो गया और वो सिर घुमाकर शोभित को कुछ कहने लगी, तो शोभित ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसका हाथ अभी भी उसके पेट पर, जहाँ वो शोभित को फील कर पा रही थी। जब शोभित उसके होठों से दूर होते हुए उठकर बैठ गया और टिश्यू पेपर निकालकर खुद को क्लीन करने लगा। अदिति के बाद पर शोभित उसके बगल में लेट उसके दोनों पैर के बीच थाई पर अपने हाथ रखते हुए बोला, नो प्रॉब्लम, मैं हूँ ना, आई विल प्रोटेक्ट यू। शोभित के छुअन पर अदिति का चेहरा लाल हो गया और शोभित के हाथ को हटाने की कोशिश करते हुए, आप ये क्या कर रहे हो? अदिति की बात पर शोभित उसके कान के बिल्कुल नज़दीक आकर उसे साइड की तरफ करवट लेते हुए उसके नाइट सूट को ऊपर को उसके कमर पर हाथ रखते हुए, तुम कुछ फील करोगे क्या? अदिति ने पूछा, जिस पर शोभित अदिति के पैर को साइड करते उसके करीब आ गया, तो अदिति ने साइड पर सुला दी। फिर एक तकिए को उस पर तरफ रखते हुए जाकर शोभित के सीने से लगते हुए, ये जगह हमेशा से मेरी है। अदिति की बात पर शोभित थोड़ा हैरान होते हुए, अगर अद्विक उठ गया तो, और अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो? अदिति ने शोभित को घूरते हुए, जिसे देख शोभित अदिति को 2 मिनट देखने के बाद उसके एकदम से ऊपर जाकर उसके होठों को चूमने लगा, तो अदिति उसके सीने पर हाथ रखते हुए बोली, मैंने सिर्फ गले लगाकर सोने की बात की थी। हाँ, तो मैं भी तो सो ही रही हूँ ना, लेकिन तुम्हारे ऊपर। शोभित के हल्के शरारत में कहा, जिसे सुनकर अदिति मुंह बनाते हुए, मैं आपके बोझ तले दब कर मर जाऊंगी। ये जिसे देखकर अदिति अपने कपड़े ठीक करते हुए उठकर बैठ गई और शोभित को घूरने लगी, जिसे देखते हुए शोभित अपनी आंखें चढ़ाकर बोला, क्या हुआ, घूर क्यों रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। शोभित की बात सुनकर अदिति अपना बिना उससे कुछ बोले चुपचाप लेट गई, तो शोभित पीछे से उसके गले लगाते हुए बोला, अद्विक इज इनफ फॉर अस, इसलिए तुम अपने आप को फोर्स मत करो। शोभित का कमरा। शोभित की बात सुनकर अदिति मुड़कर उसकी तरफ देखते हुए, क्या आपको अच्छा लगेगा अगर मैं आपसे झगड़ा करूंगी? लेकिन तुम मुझसे झगड़ा क्यों करोगे? शोभित ने आंखें चढ़ा, जिसके जवाब में अदिति अपने दांत पीसते हुए बोली, अगर मैं चाहती कि हमें दूसरा बच्चा चाहिए तो आपको दिक्कत क्या है? पैदा तो मुझे करना है ना। अदिति की जिद को देखते हुए शोभित एक गहरी सांस भरकर बोला, फाइन, अभी अद्विक सिर्फ 2 साल का है, 3 साल का और रुक जाते। जिसे सुन अदिति चमकती आंखों से शोभित को देखते हुए, सच में? शोभित अदिति की बात पर चिढ़ते हुए, मुझे नहीं पता तुम्हें हमेशा से बच्चे पैदा करने का इतना इंटरेस्ट क्यों है? अद्विक को भी तुमने ही लिया था। अदिति शोभित की बात पर उसके कॉलर को कसकर पकड़ते हुए, शोभित जी, ज़्यादा होशियारी न दिखाइए मेरे सामने। वो आप थे जो प्रोटेक्शन यूज़ करना पसंद नहीं करते, तो मैं क्यों मेडिसिन खाकर अपनी तबीयत खराब करूँगा? अदिति की गुंडागर्दी को देख शोभित एक गहरी सांस भर उसे खुद से दूर करते हुए, बस करो यार, हाँ सब मेरी गलती है, तो अब क्यों करना चाहती हो? मत करो।
आदि का आना कन्फर्म नहीं था, लेकिन मुझे बेबी प्लानिंग वाली रूटीन भी एक्सपीरियंस करनी है, इसलिए हम बेबी प्लानिंग करेंगे, अदिति ने जवाब दिया, जिस पर शोभित उसे अपने सीने से लगाते हुए, ऑलरेडी मैं 2 बच्चे का बाप बन चुका हूँ, तीसरा पता नहीं कैसे झेलूंगा। शोभित की बात पर अदिति उसे खुद से दूर धक्का देते हुए, एक और बच्चा आपका किसके साथ चक्कर चल रहा है और उसके साथ बच्चा भी, आप मुझे धोखा दे रहे हो। ये कहते हुए अदिति की आंखें नम हो गई, जिसे देख शोभित हक्का बक्का होते, इडियट, मैं तुम्हारी बात कर रहा था, जब 19 साल की थी तब से तुम्हें संभाल रहा हूँ, तुम्हारी हरकतें बच्चों से कम है क्या? और मेरा किसी के साथ चक्कर नहीं चल रहा। ब्रो के सामने ऐसा मत कहना, वरना मेरा तलाक हो जाएगा और पता नहीं वो मुझे कहाँ मारकर फेंकेंगे। शोभित की बात सुन अदिति के आंसू तुरंत सूख गए और वो मुंह बनाकर सोते हुए, गलती आपकी है, कन्फर्म तरीके से बोलते नहीं हो, जिसे सुनकर शोभित का मुंह बन गया और वो उसे अपने गले से लगाते हुए सो गया। सारंग मेंशन में मुंबई जब से क्लब एक्सीडेंट हुआ था, तब से शक्ति और विराट के बीच थोड़ी दूरियां आ गई थी, या कह सकते हैं कि विराट शक्ति को इग्नोर कर रहा था। विराट के इग्नोर करने से शक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे तो अच्छा लग रहा था। विराट के उसे अब परेशान नहीं करता। अभी शक्ति गार्डन के घास पर लेटी चांद को देख रही थी, जब उसके कानों में किसी के गुनगुनाने की आवाज़ कर उसने उसके तरफ देखा तो विराट गाते हुए आ रहा था, तुझको जहाँ पे आना दिल ये दिया मैंने, वो तुझको जहाँ पर अपना दिल ये दिया मैंने, दिल तोड़ने उसे जगह पर ही बुलाया तुझको, मुझको तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको, खुदगर्ज इश्क तेरा समझ नहीं आया मुझको, तरस नहीं आया तुझको, तरस नहीं आया तुझको, खुदगर्ज इश्क तेरा समझ नहीं आया मुझको। ये कहते हुए विराट की नज़र सीधा जमीन पर लेटे हुए शक्ति पर, जिसे देखने के बाद विराट उसे इग्नोर कर जाकर झूले पर बैठ गया। उसके कानों में ईयरबड्स लगे हुए थे। शक्ति विराट को एक नज़र देखने के बाद बिना उस पर हाथ ध्यान दिए चांद को एकटक देखने लगा और विराट झूले पर बैठा शक्ति को एकटक देखने लगा। विराट शक्ति को देखते अपने कानों से ईयरबड्स निकाल पॉकेट में डालते हुए, चलो एक गेम खेलते हैं। विराट की बात पर शक्ति सर घुमाकर उसकी तरफ देखते हुए, मुझे नहीं खेलना, डर गए क्या? विराट ने उकसाते हुए कहा, जिस पर शक्ति अपने सर नहीं हिलाते हुए, जिस चीज़ के बारे में मुझे पता नहीं, मैं उसके लिए क्यों डरूं? शक्ति की बात सुन विराट तिरछी मुस्कान के साथ, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ खेलना है, काफ़ी दिनों से नहीं खेला। शक्ति विराट की मुस्कान को देख कर उठ कर बैठ गई और खड़ी होते हुए बोली, गुड नाइट सर। इतना कहकर शक्ति वहाँ से जाने लगी तो विराट पीछे से बोला, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में पढ़ती हो ना तुम? जिसे सुन शक्ति रुककर ताली बजाते हुए विराट की तरफ देखकर बोले, आप तो काफ़ी अच्छे पोस्ट में निकले, अगर आप जर्नलिस्ट का काम भी करना चाहते हो तो कल से मेरा इंटरव्यू लेने आ जाएगा। शक्ति की बात पर विराट झूले से उठकर अपने कदम उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, नॉट बैड, काफ़ी अच्छा जवाब देने लग गई हो तुम। ये कहते हुए विराट शक्ति के बेहद सामने आकर खड़ा हो, जिसे एक नज़र देखने के बाद शक्ति जाने लगी तो विराट उसके बाजू को कसकर पकड़ उसे अपने नज़दीक लाकर बोला, जाने की कोशिश की तो तुम्हारा एंकल तोड़ दूंगा। विराट के गुस्से भरी आवाज़ को सुन शक्ति के कदम रुक गए, जिस पर विराट शक्ति को छोड़ते हुए बोला, मुझे चाइनीज़ नूडल्स खाने का मन कर रहा है, तुम खाओगे? शक्ति विराट की बात पर अपना सर नहीं में हिलाकर बोली, बिल्कुल नहीं, कोई बात नहीं, तो सिर्फ मेरे लिए बना दो। विराट ने सीधा सा जवाब, जिसे सुन शक्ति विराट को देखते हुए, आपके किचन में काम करने वाली शेफ नहीं हूँ मैं, इसलिए मुझे ये बकवास खाना बनाना नहीं आता, मुझे शुद्ध देसी खाना बनाना आता है। जब आपको खाने का मन हो तो बता दीजिएगा, बना दूंगी, लेकिन आपका ये चाइनीज़ कीड़े मकोड़े मुझे नहीं आते। विराट शक्ति के जवाब पर अपना फ़ोन निकाल कर डोमिनोज से ऑर्डर करते हुए बोला, अब मैं मूड बदल दिया, रेड सॉस पास्ता एंड नॉनवेज पास्ता तुम खाओगी? सर, क्या आप मुझे ड्रग्स देकर इंटीमेट होना चाहते हो? शक्ति ने विराट को देखते हुए पूछा, जिससे सुन विराट उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखते हुए बोला, घर में कोई नहीं है, अगर मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती भी करता हूँ तब तुम खुद को नहीं बचा पाओगे, मुझे ड्रग्स में पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो तुम ये बकवास मत करो, मुझे अकेले खाना अच्छा नहीं लगता। ये कहते हुए विराट ने अपना ऑर्डर कंफर्म कर दिया और अंदर की तरफ जाते हुए, मेरे लिए प्लेट्स निकाल कर रखो, तब तक मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ये कहते हुए विराट घर के अंदर जा चुका था, जिसे जाता हुआ देखकर शक्ति खुद में बोली, कितना अटपटा और कॉम्प्लिकेटेड आदमी है, कुछ समझ ही नहीं आता। इतना कहते हुए शक्ति गहरी सांस भरकर अंदर की तरफ चली। जब कुछ देर बाद विराट के किया गया ऑर्डर आया, तब तक विराट भी वेस्ट और नीचे शर्ट्स पहने डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ चुका था। शक्ति शांति से विराट का रेड सॉस पास्ता और नॉनवेज पास्ता निकाल विराट के सामने रख दी, जिस पर विराट एकदम से बोला, ओह गॉड, मैं तो भूल गया, मुझे रेड सॉस से एलर्जी है, तुम खा लो। विराट की बात सुन शक्ति उसे देखते हुए बोली, मैंने पहले ही कहा था आपसे, कोई बात नहीं, नहीं खाना तो फेंक दो। विराट ने अपना नॉनवेज पास्ता खाते हुए कहा, जिसे सुन शक्ति पास्ता की तरफ देखने लगी। उसे खाने का अपमान करना बिल्कुल नहीं पसंद था। विराट तिरछी नज़रों से उसकी तरफ देखने के बाद तिरछी मुस्कान के लिए चुपचाप खाने लगा, जिस पर शक्ति भी चुपचाप अपने प्लेट
अपने लिए प्लेट में निकाल कर दूसरी तरफ जाने लगे। तो विराट बोला, पता है नौकरों को अपने बराबर में नहीं बैठना चाहिए, लेकिन तुम तो मेरे लिए नौकर से बढ़कर हो, सो सिट डाउन। विराट के मैनिपुलेट करने पर शक्ति की पकड़ प्लेट पर मजबूत हो गई और बिना उसकी बात सुने जाकर सोफे पर बैठ गए और खाने लगे, जिसे देखते हुए विराट के भौवें तन गए। शक्ति पूरे खाने को खाने के बाद प्लेट लेकर किचन की तरफ जाने लगी, जिस पर विराट बोला, मेरा भी। जिसे सुन शक्ति के कदम रुक गए और वो विराट के प्लेट को भी उठाने लगी। तो विराट ने एकदम से उसके हाथ को पकड़ लिया, जिसे देखते हुए शक्ति विराट से बोली, क्या आपको मेरा शरीर छूने में अच्छा लगता है? आई इफ टच यू इट मीन्स आई लाइक इट, विराट ने एडमिट करते हुए कहा, जिसे सुनकर शक्ति हल्का सा झुककर विराट की आंखों में देखते हुए, आपको तो मेरे शरीर से बदबू आती है ना? वो तो अभी भी आती है, मुझे शराब से भी बदबू आती है, लेकिन मैं उसे पीता हूँ ना, बस इसलिए तुम्हारा और शराब का थोड़ी सी इसमें एलिडिटी तो बनती है ना, विराट ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, जिसे देखकर शक्ति हल्का सा हंस कर बोली, हाँ हाँ हाँ, बड़े दोगले आदमी हूँ आप। शक्ति के बात पर विराट के पकड़ उसके हाथ पैर और मजबूत हो गई। विराट के गोरे हाथ पर शक्ति ने उंगलियों के निशान छाप चुके थे। शक्ति को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आज उसका हाथ टूट ही जाएगा। जब एकदम से शक्ति चीख उठी, विराट शक्ति के चीखने पर उसके हाथ को छोड़ते बोला, थोड़ी सी मोच है, तोरा नहीं है, दोबारा अगर ज़्यादा जुबान चली ना तो हाथ की बजाय तुम्हारी जुबान काट दूंगा। शक्ति आंखें दर्द के कारण नम हो गई। अब वो प्लेट भी नहीं उठा पा रही थी, जिसे देखते हुए विराट उठकर खड़ा हो गया और शक्ति के बेहद नज़दीक आकर, तुम्हें लगा मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाता, गलत सोच रही हो। जब मुझे गुस्सा आता है ना तो मैं दोनों को पीटता हूँ। ये कहते हुए विराट शक्ति के माथे पर टैप करके आगे, मेरे खिलाफ गई ना तो जान से मार दूंगा तुम्हें, और अगर गिल्ट हुआ तो तुम्हारे पीछे पीछे आ जाऊंगा। विराट की बात को सुनते हुए शक्ति की आंखें से आंसू की एक लकीर खींच गई, जिसे देखकर विराट के होठों पर जंग जीतने वाली मुस्कान आ गई और वो शक्ति के होठों पर हल्का से पैक देकर बोली, स्वीट हार्ट, तुम रोते हुए भी कमाल लगती हो, डर लगता है कहीं तुम्हारे इश्क में मलंग ना हो जाऊं। इतना कहकर विराट शक्ति के हाथ को पकड़ फिर से मोड़ दिया, जिससे शक्ति फपक कर रो पड़ी, जिसे देखकर विराट उसके हाथ से खेलते हुए बोला, अब ठीक है? जिसे सुनकर शक्ति ने महसूस किया कि अब उसे अपने हाथ में दर्द नहीं हो रहा था, जिसे देखकर शक्ति विराट के हाथ से अपने हाथ को पीछे खींचने, जिस पर विराट उसके हाथ के अंगुलियों के बीच अपनी उंगली फंसाते हुए बोला, हम तुम्हारे साथ हाथ काफ़ी छोटे हैं और खूबसूरत है। विराट की हरकत को देखकर शक्ति कन्फ्यूजन में से देखते बोले, आप मुझे चाहते क्या है? थोड़ा प्यार करना और ढेर सारा परेशान करना, विराट ने शक्ति को कसकर पकड़ते हुए कहा, जिसे देखकर शक्ति विराट को खुद से दूर करते हुए बोली, बकवास, सब बकवास है, कोई प्यार नहीं है, सिर्फ परेशान करना है। हम जिन्हें प्यार करते हैं उन्हें तकलीफ नहीं देते, उसकी रिस्पेक्ट करते हो, और आप मुझे मैनिपुलेट करते हो, मुझे बेइज्जत करते हो और हर वक्त परेशान करते हो, नीचा दिखाते हो, और मुझे ऐसे इंसान से प्यार करने में कोई दिलचस्पी नहीं। इतना कहकर शक्ति प्लेट्स को लेकर किचन की तरफ चली गई, जिसे जाता हुआ देख विराट मुस्कुराते हुए, कितनी इनोसेंट है ना, फिर हंसते हुए बोला, हाँ हाँ हाँ, बहुत मज़ा आएगा चूहा बिल्ली का खेल खेलते हुए, नहीं तुम्हें खाऊंगा और न जाने दूंगा, कैसे मेरे चुंगल से बचोगे शक्ति। ये कहते हुए विराट मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ चला गया। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।